का कष्ट करें। आज इस भूमि सुधार जन कल्याण कार्यशाला के अवसर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री सह मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यहाँ उपस्थित सभी विभागीय पदाधिकारी एवं कर्मी, सभी जिलों से आए हुए हमारे अपर समाहर्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अंचल अधिकारी एवं राजस्व पदाधिकारी, यहाँ उपस्थित मीडिया के सभी बंधुओं, माननीय मंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में हम लोगों ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, बड़े गर्व का विषय है कि माननीय मंत्री जी ने स्वयं इस कार्यक्रम में आने के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाला, जबकि हम सब जानते हैं कि उनकी व्यस्तता किस प्रकार की है। तो सबसे पहले तो इस कार्यक्रम में स्वयं उपस्थित होने के लिए, और जैसा उन्होंने हम लोगों को आश्वस्त भी किया है कि वे लंबे समय तक इस कार्यक्रम में मौजूद भी रहेंगे, तो सबसे पहले तो मैं उन्हें इसके लिए धन्यवाद देता हूं और इस कार्यक्रम में उनका औपचारिक रूप से विभाग की तरफ से स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं विभाग के सभी वरीय पदाधिकारियों का, सचिव गोपाल मीणा, सचिव राकेश, ओएसडी चंद्रिमा और अन्य सभी पदाधिकारी। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में स्वागत है सभी जिलों से यहाँ आए हुए हमारे सभी अपर समाहर्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अंचल अधिकारी, आप सबका, और साथ ही साथ मीडिया के सभी बंधुओं, आप सब लोगों का भी इस कार्यक्रम में औपचारिक रूप से मैं स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम की संकल्पना माननीय उप मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने की थी और कार्यभार संभालने के तत्काल बाद जिस प्रकार से माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने विभाग से संबंधित कार्यों और उसकी फील्ड में किस तरीके की हम लोग फंक्शनिंग करते हैं, किस प्रकार की हमारी कार्यप्रणाली है, इससे संबंध में लगातार कई दिनों तक बैठकें की और बड़े विस्तार से विभाग की कार्यप्रणाली को, विभाग की समस्याओं को, विभाग के नियमों कानूनों के आधार पर काम करता है, इन सब के बारे में समझा। और बार बार उनकी एक ही चिंता झलकती है कि किस प्रकार से हम अपने कामों से आम लोगों को, जो सबसे निचले स्तर पर लोग रह रहे हैं, हमारे सभी आम नागरिक हैं, वंचित वर्ग के व्यक्ति हैं, गांव में रहने वाले गरीब भूमिहीन व्यक्ति हैं, इन सब लोगों तक किस प्रकार हम लोगों की सेवाओं का लाभ निर्बाध तरीके से पहुंचे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी चिंता प्रकट की कि इतने सारे सुधार करने के बावजूद भी अभी भी विभाग के समक्ष शिकायतों का अंबार लगा रहता है और क्षेत्र में जाने पर सबसे अधिक जो समस्याएं जिस प्रकार की होती हैं उसमें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पहले नंबर पर आता है। और कहीं न कहीं हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सब लोग प्रयास करके इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे व्यवस्था को इस प्रकार से परिवर्तित करें कि यह महसूस हो आम लोगों को कि हाँ, कुछ हो रहा है, कुछ नया हो रहा है और निश्चित रूप से उन सब का लाभ हम गांव तक, लोगों तक पहुंचा पाए। मैं आप सब लोगों को फिर से एक बार याद दिला दूं, आप सब लोगों में से अधिकांश लोग ऐसे हैं जो कई वर्षों से विभाग के अंतर्गत कार्यरत हैं। कुछ पदाधिकारी हैं जिनका पदस्थापन हुए बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ, लेकिन कहीं न कहीं राजस्व विभाग से संबंधित सेवाएं और उसकी जो कार्य करने की क्षमता है गांव स्तर तक, उस सब के बारे में आप परिचित हैं। पिछले 4-5 वर्षों में विभाग ने कई सारे मिथकों को तोड़ा भी है। एक बहुत बड़ा मिथक इस प्रकार का बना हुआ था कि राजस्व विभाग जो है वो पूरी तरीके से एक झोले से संचालित होता है, जिसका मुख्य कर्ता धर्ता गांव में काम करने वाला राजस्व कर्मचारी है। और हम लोगों ने उसी समय यह संकल्प लिया था, यह लक्ष्य तय किया था कि हम किसी भी प्रकार उस झोले से निकाल करके उस पूरे राजस्व प्रशासन को किसी तरीके से हम कंप्यूटर तक पहुंचाएंगे ताकि वो पारदर्शी तरीके से आम लोगों को सुलभ हो। आज बड़े हर्ष का विषय है कि विभाग
अपने उस संकल्प को पूरा करने में, उस उद्देश्य को पूरा करने पर बड़े हद तक सफल रहा है और विभाग की जितनी भी सेवाएं हैं जो आम लोगों के उपयोग की हैं वो 100% ऑनलाइन माध्यम से संचालित की जा रही हैं। साथ ही साथ भूमि के जो भी रिकॉर्ड पहले ऑफलाइन माध्यम से लोगों तक पहुंचते थे वो सभी किसी भी प्रकार से उसको डिजिटाइज और स्कैन करके आम लोगों की पहुंच तक पहुंचाया गया है और लोगों तक राजस्व विभाग की सूचनाएं, उसके अभिलेख, ये सारी चीज़ों तक पहुंच बहुत आसान हुई है। पिछले 1 से 1.5 वर्षों में कम से कम 8 से 10 लाख व्यक्तियों ने राजस्व विभाग की सेवाओं का लाभ उठाया है और मैं यह भी बताना चाहूँगा कि राजस्व विभाग की सेवाओं के लिए जो एक यूज़र अकाउंट बनाना हम लोगों ने आवश्यक किया था, जिसके तहत सभी लोग अपने लॉगिन क्रिएट करके राजस्व विभाग की सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं, उसमें आज के समय में राजस्व विभाग में लगभग 25 लाख रजिस्टर्ड यूज़र हैं। यानी 25 लाख लोग ऐसे हैं जो नियमित रूप से हमारी सेवाओं का किसी न किसी रूप में लाभ उठाते हैं। माननीय मंत्री जी का यह भी निर्देश हुआ है कि इसका हम लोग अधिक से अधिक विस्तार करें, ऑनलाइन सेवाओं का किस प्रकार अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो। इसके संबंध में अभी एक लघु फिल्म भी आपको दिखाई गई है कि किस प्रकार विभाग से संबंधित सभी सेवाएं आज मोबाइल के माध्यम से आम लोगों की पहुंच में है और निश्चित रूप से विभाग का यह सतत प्रयास रहेगा कि लोगों की जो मुश्किलें हैं उनको कैसे और हम आसान करें और कैसे राजस्व प्रशासन से संबंधित जो भी कार्य हैं उनके आसानी से उसकी उपलब्धता हो, आसानी से उनके कार्य संपन्न हो और शिकायतें मिनिमाइज की जा सकें, न्यूनतम की जा सकें। तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी का यह भी निर्देश हुआ कि इसके लिए विभाग बड़े स्तर पर एक कार्य योजना बनाए और उस कार्य योजना में स्वयं उन्होंने ये अपने मार्गदर्शन में हम लोगों को ये निर्देश दिया कि हम लोग जिला स्तर पर भूमि सुधार जन कल्याण संवाद नाम का एक कार्यक्रम आयोजित करें, जिसमें हम आम लोगों के बीच में जाकर और अपने उस जिले से संबंधित सभी पदाधिकारियों को वहां उपस्थित रखकर उनकी समस्याओं को सुने कि आखिर दिक्कत कहाँ हो रही है, किस स्तर पर हो रही है, जिम्मेदारी किसकी है, कैसे उसको ठीक करें। साथ ही साथ उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि पहले हम लोग राज्य स्तर पर सभी राजस्व से संबंधित जितने भी पदाधिकारी हैं उनकी एक कार्यशाला आयोजित करें, उनको थोड़ा प्रोत्साहित करें, उनको ये जानकारी दें, उनको ये बताएं कि विभाग और सरकार की क्या इच्छा है और विभाग और सरकार किस प्रकार लोगों को राहत पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्प है और अपने इस उद्देश्य को पूरा करने में अगर किसी भी स्तर पर कोई बाधा पहुंचाता है, कोई अड़ंगा लगाता है, तो किस प्रकार उसको दंडित करने के लिए भी विभाग और सरकार कृत संकल्पित है। अभी उप मुख्यमंत्री जी स्वयं अपने उद्बोधन में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन मैं विभाग की तरफ से आपको ये बता देना चाहता हूं कि विभाग पूरी तरीके से दृढ़ संकल्पित है कि हम अपनी सेवाओं को निर्बाध रूप से, पारदर्शी तरीके से आम लोगों तक, गांव-गांव तक पहुंचाएंगे और इसमें अगर कोई दिक्कत आती है, किसी भी प्रकार की दिक्कत, तो विभाग के संज्ञान में उसको आप लाएं, क्योंकि इसमें बिल्कुल ही जीरो टॉलरेंस है और कहीं किसी भी प्रकार के समझौते की गुंजाइश नहीं है और हम सबको मिलकर ये संकल्प लेना होगा कि हम अपने कार्यों से निश्चित रूप से जो अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ आदमी है उस तक इस विभाग की सेवाओं को पहुंचाएंगे और इस विभाग के विरुद्ध जो शिकायतें हैं, जो छवि है, उसको पूरी तरीके से बदल देंगे। तो मुझे उम्मीद है आज इस कार्यशाला में आप लगातार बने रहेंगे, पूरे मनोयोग से जो प्रस्तुतिकरण और जो संबोधन आपके समक्ष दिया जाएगा वो आप सुनेंगे और साथ ही साथ यहाँ से जब जाएंगे तो उसको अपने कार्यों में भी उतारेंगे और उसका अनुपालन भी सुनिश्चित कराएंगे। तो पुनः आप सभी लोगों को इस आयोजन में आने का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं माननीय उप मुख्यमंत्री सह विभागीय मंत्री महोदय से सादर अनुरोध करती हूं कि वह अपने संबोधन से हम सबका मार्गदर्शन करने की कृपा करना चाहेंगे। फाइनल रेंज भी निकालते हैं ना, अब सब वो का बना वो जब 4 बजे आएंगे तो हम लोग
थोड़ा परिवर्तन हुआ है कार्यक्रम में। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के संबोधन से पहले मैं अनुपम प्रकाश से अनुरोध करती हूं कि वह अपना प्रेजेंटेशन यहां पीपीटी के माध्यम से देंगे। धन्यवाद मैडम। माननीय उप मुख्यमंत्री, सहमंत्री महोदय, आदरणीय सचिव महोदय और मंच पर उपस्थित जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारीगण और सभा में उपस्थित सारे पदाधिकारी को मेरा सादर अभिवादन। पहले तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य को और काफ़ी अच्छे तरीके से हमारे सचिव महोदय ने मार्गदर्शन और उसको एक दिशा दे दी है। हम इस पे आगे बढ़ते हुए एक पीपीटी के माध्यम से समझेंगे कि इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या है और एक ओवरव्यू देखेंगे जिससे आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी कहाँ पे समस्या आ रही है। इस कार्यशाला का ये कार्यशाला है, वर्कशॉप, जिसमें आपको कुछ सीखना भी है, कुछ प्रशिक्षण भी प्राप्त कर लेंगे और कुछ जानकारियों को फिर से हम देंगे। तो इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है कि हमारा जो मुख्य उद्देश्य हम यही बोलेंगे कि शिकायत को कम करना। जितने भी हम कार्यक्रम कर रहे हैं ऑनलाइन माध्यम से, उसका फाइनल जो उसका फल है वो तभी मिलेगा जब शिकायत कम हो जाएंगी पब्लिक की। तो वो शिकायत कम कैसे होगी? वो शिकायत कम ऐसे होगी जब सेवाओं को हम अधिक प्रभावी तरीके से, जल्दी, समय के जो उसका समय सीमा है उसके अंतर और नियम के अनुसार जब हम उसको निष्पादन करेंगे तो ही वो शिकायत कम होगी। तो उसी का आपको एक सेंसिटाइजेशन किया जा रहा है इस कार्यक्रम के द्वारा। दूसरा, एक नई शुरुआत मानिए। ऐसा जो भी पास्ट में आपका जो बोर्ड पे जो भी पेंडेंसी है वो सारे चीज को एक मौका मिल रहा है इस कार्यक्रम के बाद से कि आप फ्रेश एक ब्लैक बोर्ड, एक व्हाइट बोर्ड की तरह आप फिर से मिटा के एक सुधार सकते हैं। एक ग्रेस पीरियड टाइप का मिल रहा है। तो नई पहल है, नई सरकार है, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री के जो मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। तो उसकी उम्मीद की किरण भी है यहाँ पर। तीसरा कि आप जब लंबित मामलों का उचित और ससमय निष्पादन करेंगे तो ये जो भूल सुधार होगी, भूल तो हुई है, ये तो हम मानते हैं कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में भूल है। अगर उसको सुधार लिया जाए तो ये भूल सुधार से भूमि सुधार हो जाएगा। तो एक अच्छा गोल्डन, एक स्वर्णिम अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको सुधार लें। तो इसको आप इस तरह से ले इस कार्यक्रम को, इस कार्यशाला के बाद, कि इस मौके का लाभ उठाए और सुधार ले ताकि आप जनता को राहत मिले और उससे सभी को राहत मिलेगी। विभाग का भी नाम होगा, परसेप्शन बढ़ेगा, इंप्रूव होगा। तो ऐसे तो विभाग काफी कार्य करती है और पर हमारा अभी निकट भविष्य में इमीडिएट टारगेट जो है, प्राथमिकताएं हैं, वो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री के निर्देश से जो तय हुए हैं, जिस पे ध्यान देने की आवश्यकता है, वो जो दिख रहा है आपको स्लाइड पे वो है जो ऑब्वियस है। सबसे पहला परिमार्जन प्लस। क्यों है? क्योंकि परिमार्जन प्लस भू अभिलेख का ये मुख्य आधार है। अगर आप इसके माध्यम से हमारे रिकॉर्ड्स को सुधार लेते हैं तो इसी पे बेस्ड सारे चीज जैसे दाखिल खारिज, मापी, संपरिवर्तन, ऐसे जितने भी चीज होते हैं वो सारे चीज सुधर जाएंगे। और आज जो पब्लिक हमारे पास शिकायत लेके ज्यादातर आती है उसमें परिमार्जन प्लस का सबसे बड़ा शिकायत का प्रतिशत है। तो ये इस पे फोकस कर लिया जाए और जनता का ये शिकायत दूर कर दिया जाए तो ऑटोमेटिकली सारा चीज सुधर जाएगा। तो ये हमारा नंबर 1 है प्रायोरिटी अभी। नंबर 2 स्वाभाविक है क्योंकि दाखिल खारिज, इसको हम विस्तार से थोड़ा सा उसमें मुख्य बिंदु को बाद में भी बताएंगे। दाखिल खारिज क्योंकि भावुकता से जुड़ा है, किसी के जमीन के नाम के परिवर्तन से जुड़ा है, तो लोग उससे काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो
परिमार्जन जब सही से हो जाएगा तो दाखिल खारिज भी अब ये हम लोग ऑब्जर्व किए हैं यहाँ विभाग स्तर पर कि दाखिल खारिज भी अब अच्छा हो रहा है। जैसे जैसे लैंड रिकॉर्ड सुधर रहा है, आवेदन भी कम आ रहे हैं और वो जल्दी से निष्पादन हो रहा है। भूमापी तीसरा, ये विवाद का प्रमुख कारण है। नापी के चलते, छोटे छोटे बात के चलते सीमांकन का विवाद है। इस लैंड डिस्प्यूट के चलते काफी लोग प्रभावित होते हैं और लैंड डिस्प्यूट का सीधा जुड़ाव कानून व्यवस्था से है। लोक भूमि से अतिक्रमण हटाना भी उसी प्रकार बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी हमारी जन सेवाएं हैं और काफी जो सरकार चाहती है जमीन उपलब्ध कराना किसी भी विकास कार्यों के लिए, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है और भूमिहीन को भी जमीन मिलता है। तो ये आपका मुख्य दायित्व है एज ए अंचल अधिकारी कि आप उसको भी इम्पोर्टेंस दें। और भूमि विवाद का निपटारा का 2 स्तर है। एक हम आपको बताएंगे पीपीटी के माध्यम से आगे चलकर कि कैसे आज जो फर्जी दस्तावेज या धोखाधड़ी या गलत दस्तावेज के आधार पर जो विवाद क्रिएट किया जाता है अनावश्यक, और जिससे आप पर भी दबाव पड़ता है और आप भली भांति परिचित है कि कैसे लोग, ऐसा नहीं है कि सब कोई सही उसमें आते हैं, 50-60% ऐसा भी बहुत सारा केस होता है जहां पे ये समस्या क्रिएट होता है जानबूझ के फर्जी। उसको कैसे रोकना है और उसके लिए क्या टूल्स उपलब्ध है आपके पास, वो भी हम आपको दिखाएंगे आगे। और ये सारे चीज का परिणति फिर जाके आता है राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली। अगर हमारा ये सिस्टम काम करता है तो नीचे स्तर पर अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो न्याय अगर पब्लिक को मिल जाता है ऊपर अपील के स्तर पे और रिवीजन के स्तर पे ससमय नियम के अनुसार और टाइम पर, तो फिर ऑब्वियसली उससे भी जनता का शिकायत काफी कम होता है। तो ये सिस्टम हम इम्प्रूव कर दें आपके सहयोग से, तो ये बहुत बड़ा इससे जन कल्याण होगा। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बंदोबस्ती पर्चा का वितरण, जो कि अभियान बसेरा के नाम से हम फेज 2 जो हमारा चल रहा है, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है सरकार का कि जो कमजोर है, वंचित है, जो भूमिहीन है, जो सुयोग्य श्रेणी के हैं, उनको उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, उनको सबको लाभ मिले। तो ये जो प्राथमिकता है ये सारे चीज को कवर करती है। सारे से शिकायत पैदा होता है, तो इस शिकायत का जब तक आप निवारण नहीं करते हैं तो फिर समस्या वो बनी जाती है। आप चाहे ऑनलाइन कीजिए सिस्टम या ऑफलाइन कीजिए, पब्लिक का ये इमेज है कि ऑनलाइन भी हो गया तो भी हमारा समस्या दूर नहीं हो रहा है। तो आपको ये जब तक ये घेरा का ध्यान नहीं देंगे इनमें तो हमारा कोई सुधार नहीं हो सकता है, भूमि सुधार। तो जन शिकायत को कम कर दिए। जन कल्याण संवाद जो चल रहा है उसका भी उद्देश्य यही है कि सामने शिकायत का निवारण हो। शिकायत कम हो गया तो हमारा उद्देश्य पूरा हो गया। तो परिमार्जन प्लस में जैसे मुख्य बिंदु आप तो सब कर रहे हैं, सब परिचित है। तो इसमें हम जो पत्र है पहले वो सब की जानकारी है आपको, किस तरह से परिमार्जन प्लस करना है, उसका वीडियो भी आनंद जी के द्वारा उपलब्ध कराया गया है, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये जैसे मुख्य आधार मैंने बताया सारी सेवाओं का, और इससे सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा बाकी सब चीजों पे। तो इस चीज में एक नया चीज है जो हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। इसमें है नया जो आपको पत्र से प्राप्त हुआ है, समय सीमा का भी निर्धारण किया गया। अभी तक परिमार्जन प्लस में एक कमी थी कि कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी निष्पादन की, तो उससे फिर कितने दिन तक पब्लिक दौड़ रही है उसका कुछ अकाउंटेबिलिटी नहीं था। आज ये स्पष्ट है कि पहला, डिजिटाइज जमाबंदी में परिलक्षित अगर कोई लिपिकीय भूल होता है, इस तरह का क्लेरिकल या अर्थमेटिक एरर के चलते कोई सुधार है छोटा मोटा, तो उसको 15 कार्य दिवस के दिन आपको कर देना है। बहुत छोटा इशू है, उसमें आप मिला लेंगे। कोई साफ साफ दिख रहा है साक्ष्य के आधार पे गणितीय भूल हुई है या लिपिकीय भूल हुई है तो उसको सुधार दीजिए, 15 दिन पर्याप्त है। दूसरा है कि जिसमें एक से अधिक प्लॉट, जैसे जिसमें माइंड लगाना पड़ता है आपको, उसमें दस्तावेज की जांच करनी पड़ती है बढ़िया से, एक से भी अधिक प्लॉट का उसमें त्रुटियों का सुधार है, जो डिजिटाइज जमाबंदी है उसकी बात कर रहा हूं। तो 35 कार्य दिवस में, 35 कार्य दिवस जैसे म्यूटेशन का होता है बिना आपत्ति वाला, लगभग उसी तरह 35 कार्य दिवस है। तो ये दिमाग में बैठा है, उसमें आपको सॉल्व करना, और ये समय सीमा फिक्स्ड है, इसको आप कृपया पालन करेंगे। तीसरा है छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन करना। ये थोड़ा सा कठिन आप लोग भी पाते हैं, जहां पे ज्यादा दस्तावेज की जांच की जरूरत होती है, बहुत बड़ा अभिलेख खोलना पड़ता है, नापी कराना पड़ता है। तो विभाग इस चीज को जानता है और संज्ञान लेते हुए आपको 75 कार्य दिवस का समय दे रहा है। जब में आप म्यूटेशन कर सकते हैं आपत्ति के साथ 75 कार्य दिवस में, तो ये भी पर्याप्त समय है।
इसमें आप सारा कार्य को कर देंगे और छुट्टी जमाबंदी। और लास्ट स्टेज आपको पता है कि आप किसी भी चीज में जहां पे एक भी साक्ष्य है तो आप अभिलेख खोल सकते हैं। अभिलेख में नापी का भी लगा सकते हैं रिपोर्ट, और सूचना आपत्ति नहीं मिलता है तो आप उसका सृजन कर सकते हैं जमाबंदी, अगर एक भी साक्ष्य है पूर्व का उसके पास तो। और वैसे मामले जहां पे स्पेशल ये केस है वो भी 75 ही दिन है, जहां पे भूमापी की आवश्यकता है तो भी 75 दिन। तो फाइनल डेडलाइन है कॉम्प्लेक्स मामलों में लास्ट के 2 75, और जो आसान मामले हैं उनमें एक तो 35, और सबसे आसान जो गणितीय लिपि की है तो 15। तो इस चीज को ध्यान में रख के इंश्योर कीजिए। परिमार्जन प्लस में यही बात अभी नया है। इसमें दाखिल खारिज जैसे बताया मैंने कि ये भावुकता से जुड़ा है, तो पब्लिक इससे काफी ज्यादा इम्पैक्ट और शिकायत लेके आते हैं, उनका नहीं होता है तो वो चाहते हैं कि मेरे दादा परदादा के नाम से चल रही है जमाबंदी, उसको अपने नाम से करा ले। हमारे पास विभाग में सब आते हैं शिकायत, तो नहीं हो रहा है, कागज का कम्प्लेक्सिटी रहता है जो भी है, तो उनको समझाना पड़ता है। इसका लाभ उनको प्रत्यक्ष मिलता है पीएम किसान के द्वारा, या कोई भी जो भविष्य में केसीसी स्कीम है सब में जुड़ेगा। तो नाम तो चढ़ाना इम्पोर्टेंट है। और इसमें समय सीमा का जो 35-75 दिन का अनुपालन, अभी ज्यादातर हम लोग जो दो जगह गए हुए थे संवाद में, तो ये समस्या मिल रहा है कि समय सीमा के बाद काफी पेंडेंसी रहता है, तो उसको कृपया करके अनुपालन करेंगे इसका समय सीमा का। और इसमें एक हम लोग चीज देखते हैं कि स्पष्टता नहीं है, त्रुटि जांच के समय ही वाद के बिंदु पे सुनवाई कर दी जाती है। आप समझिए कि त्रुटि जांच के समय बस 4 बिंदु पे ध्यान देना था कि आपका दस्तावेज सही है कि नहीं अपलोड किया हुआ, उसमें जो आंकड़ा भरा हुआ है आवेदन का वो सही है कि नहीं, या उसने जमाबंदी जहां से घटाया जाना है वो सही चूज किया कि नहीं, बस इतना। उसमें ये नहीं लगाना था कि टाइटल चल रहा है कि उसपे आप जो वाद खुलने के बाद जो माइंड लगाना था मेरिट के बिंदु पे सुनवाई नहीं थी, उस पे भी करके कैंसिल कर दे रहे हैं। पेंडेंसी रखते हैं, अनावश्यक कारण से काफी रिवर्ट होता है। एक तो पेंडिंग रखा जाता है फिर रिवर्ट भी होता है। ये जो साइकिल है ना, ये पब्लिक को परेशान करती है। तो इस चीज से बाहर आना है, एकदम स्पष्ट कारण हो, साफ साफ लिखा हो, जो बिंदुवार आपको समस्या है उस आवेदन में वो साफ लिखिए और उसके हिसाब से रिवर्ट बैक कीजिए। बिना कारण का वेग और डिस्क्रिशन के हिसाब से नहीं होना चाहिए, इससे काफी हल होगा। जब म्यूटेशन का वाद हो जाता है तो भी ये समस्या आती है, बिना मतलब का ऑब्जेक्शन लगाना या ऑब्जेक्शन का साइकिल। आपको एक बार में जो ऑब्जेक्शन देना है दे दीजिए लिस्ट करके, एक ऑब्जेक्शन के बाद फिर पुनः वो साइकिल फिर आता है, फिर ठीक करा के आता है, फिर से नया ऑब्जेक्शन उस पर लगा दिया जाता है, तो फिर से ये 2 साल तक चलता है साइकिल। तो ये कहीं भी किसी की समझ के परे होता है। हमारे पास फिर कोई मौका उसमें यहाँ पे नहीं मिलता है उसको जस्टिफाई करने का। तो ये चीज में आपको ध्यान देना होगा। सेम चीज परिमार्जन प्लस में भी है, बिना उचित कारण का रिवर्ट या पेंडेंसी। कारण को स्पष्ट लिखना कर्मचारी को सिखाइए, प्रशिक्षण दीजिए। जहां पे उसके पास मापी करने का ऐसा ऑप्शन है तो भी वो रिजेक्ट कर दे रहा है कि मूल जमाबंदी में नहीं है। हम तो परिमार्जन प्लस में ऐसा ऑप्शन दे दिया गया है ना, अब बहुत सारा आपको उसमें है, लास्ट अभिलेख खोलने तक है। तो फिर ये सब रीजन क्या दे रहे हैं कि मूल जमाबंदी में नहीं उपलब्ध है तो बस उसको रिजेक्ट कर दिए। तो इस तरह का समझ, या तो उसको ट्रेनिंग चाहिए तो आप लोग फिर से हमसे संपर्क करके ले लीजिए उसको, लेकिन ये इस आधार पे रिवर्ट या रिजेक्शन नहीं होना चाहिए। और तीसरा जो भूमि की मापी है, वो इसका तो महत्व आप ही लोग जानते हैं ज्यादा, कितना विवाद होता है और कितना जनता दरबार में आप लोग फेस करते हैं इस समस्या को। तो इसके लिए मापी का एसओपी निर्गत है। हमारा ये समस्या देख रहे हैं, नापी तो ऑनलाइन होना ही चाहिए, कोई ऑफलाइन नहीं, और ऑनलाइन ही उसका रिपोर्ट होगा, और एक एसओपी का माध्यम के द्वारा ही ये निर्गत होगा। तो ये एसओपी देखिए, इसको नोट कर लेंगे आप। हम लोग ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देंगे जिनको नहीं पता है। तो जो अंचल अमीन जाके नापी कराते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि कैसे वो सारे उपकरण की जांच कर ले पहले, उसके बाद मापी के दौरान जो अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है वो उनके फील्ड बुक्स पुस्तिका को लेके उसमें वो विवरण को अंकित करें, और उसमें वो सारा जो प्रोसेस है नक्शा पे फॉरवर्ड बियरिंग का चिन्ह बनाना, इस तरह से मुस्तकिल को कायम करना, फिर उसमें जो अस्थाई चिन्ह जैसे तिमेरा, चौमेरा या सीमा, कुआं, ये सब को जो पहचान है वो करना। ये मतलब एसओपी को आप एनफोर्स कराइए फील्ड में, उसी के अनुसार ये होगा। और लास्ट में आप फिर उसका रिपोर्ट अपलोड कराएंगे ऑनलाइन ही, कभी भी कोई चीज ऑफलाइन नहीं होगी। और हम लोग कोशिश करेंगे, और सर का निर्देश भी प्राप्त है कि इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी हम लोग ऑनलाइन ही डाल दें,
पोर्टल में, ताकि ज्यादा चीज भरना नहीं पड़े, जो उसमें हम लोग डेटा भरे रहेंगे उससे वो जनरेट हो जाए इसी के आधार पर। तो ये भी जानकारी की कमी थी, इसलिए इसमें डालना मैंने आवश्यक समझा भूमाफी में। और नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया, लोक भूमि से अतिक्रमण हटाना, क्योंकि ये हमारा आज विकासोन्मुखी जो सरकार का ये जो प्राथमिकता है, जमीन उपलब्ध कराना, और इसमें अंचलाधिकारी को स्पेसिफिक पावर है, समाहर्ता का जो शक्ति है, तो उसका कृपया उपयोग करेंगे अपने पावर का, क्योंकि आप कस्टोडियन ऑफ गवर्नमेंट। बहुत बार देखा गया है कि विभाग में कि जहां पे सरकारी भूमि पे अतिक्रमण है तो उस पे जब तक कोई संज्ञान मिला भी है और कोई यहाँ से पत्राचार भी हुआ है काफी, तो भी उसको सीरियसली नहीं लिया गया, या अपना पक्ष नहीं अच्छे से रखने से कोर्ट में वो हम हार गए या हमारे फेवर में फैसला नहीं आया। तो इसमें आपको प्रोएक्टिव होके, सक्रिय होके सभी चीज में ऑनलाइन ही करना है। कोई भी पहले तो दिमाग से हट जाना चाहिए कि कोई भी प्रक्रिया अभी ऑफलाइन है हमारा। आपको सारी प्रक्रिया, हमारा सारा कोर्ट ऑनलाइन है, और यहाँ तक कि बकास रहितीकरण हो या लगान निर्धारण हो, उसमें भी ऑफलाइन कुछ इनिशिएट नहीं होता है। आवेदन हमेशा पब्लिक द्वारा या सीओ के द्वारा ऑनलाइन ही होगा, और उसमें रिपोर्ट मांगने के दौरान, प्रतिवेदन मांगने के दौरान आप फिर रिपोर्ट लीजिए। वो भी हम उसमें सिस्टम में डेवलप हो गया है, जो जस्ट अब लॉन्च होने वाला है, जिसमें ऑनलाइन रिपोर्ट भी लिया जाएगा, रिमांड बैक भी ऑनलाइन होगा। सिर्फ सुनवाई जो है अभी ऑफलाइन है, बाकी सारी प्रक्रिया हमारी ऑनलाइन है। तो ये जो और ऑफलाइन कागज जमा नहीं करेंगे, ये भी देखा गया है, उस तरह का समस्या, तब तक उसका केस जनरेट नहीं होता है। तो ये रिपोर्ट्स आ रही है विभाग को, तो कृपया करके जितने भी आरसीएमएस के कोर्ट में हैं वो सारे ऑनलाइन ही करेंगे, और खासकर अतिक्रमण के मामले में सीओ सक्रिय होकर अपना पक्ष रखेंगे सरकार के पक्ष में। फैसला वो तो फिर ऑनेबल कोर्ट ही डिसाइड करती है, लेकिन आपको अपना पक्ष रखना है। भूमि विवाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री ने इस पे स्पेसिफिक लिखने को बोला, और इस पे ये आपको पहली बार सेंसिटाइज भी करने की जरूरत है कि ये ऑब्जर्वेशन काफी रहा कि जिसमें फर्जी या गलत दस्तावेज जो होता है, फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स, कूट या छेड़छाड़ करके इस तरह से आपको भी परेशान करने के लिए या विवाद क्रिएट करने के लिए अनावश्यक कोर्ट केस कर दिया जाता है, या आपके खिलाफ कोई आपत्ति कोई दे देता है म्यूटेशन में या कोई विवाद में। तो इस तरह से आपको भी जानकारी हो जाती है कि ये इसमें छेड़छाड़ है, तो उस पे आपको चुपचाप, अगर कोई ऐसा करता है और संज्ञान में मामला आता है तो लेके बैठ नहीं जाना है। उसके लिए जो भी उचित दंडात्मक कार्रवाई करना है कानून के अनुसार, वो आपको प्रारंभ करना, चिन्हित पहले तो करना है ऐसे मामलों को, यहाँ से जाएंगे तो, और उसके बाद ऐसे सभी मामलों को चिन्हित कर सभी पे कार्रवाई को प्रारंभ कराना है, ताकि लोग हतोत्साहित हो इस बारे में। इसके लिए कुछ सहयोग के लिए आपको हम वैसे जो धाराएं हैं आईपीसी, जो पहले भारतीय दंड संहिता है, उसके अनुसार हम आपको दिखाते हैं, जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। अनुपम जी, एक बार ये बताइए, सारे पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं, भूमि विवाद पर आप लोगों ने आपराधिक कानून प्रावधान का उपयोग आज तक किए हैं? कोई एक भी व्यक्ति, एक भी पदाधिकारी अगर जो किए हैं तो हाथ खड़ा करिए, तो खड़ा हो जाइए। तो एक व्यक्ति किए हैं वहां। ठीक है, इसके संदर्भ में जानकारी किनको किनको है, जरा हाथ उठाइए। तो क्योंकि हम फिर भुला करके यहां पूछेंगे कि आपके विभाग के अंदर जो जो कार्य हो रहे हैं और उसमें क्या कानूनी प्रावधान है, क्या प्रक्रिया है, ये हमारे नॉलेज में है या नहीं। मतलब आज तक एक भी व्यक्ति को छोड़ करके आप खड़े हैं, इसी के लिए न, आप कैसे ही खड़ा है? अच्छा, माइक लेकर खड़ा है।
बैठ जाइए। मतलब कोई भी व्यक्ति आपराधिक कानून प्रावधान आईपीसी बीएनएस का उपयोग नहीं किए। हम अपनी बात को रख करके 5 जो महान व्यक्ति हैं, सबसे रैंकिंग में नीचे हैं, हम उनको बुलाएंगे और हम जानकारी प्राप्त करेंगे। हम किसी को भी बुला लेंगे। तो एक बार जरा माइक दीजिए, नीचे के 5 व्यक्ति को दिए तो नाम बोलिए तो। शाहपुर खड़ा हो जाइए। शाहपुर सीओ, जरा माइक दीजिए इनको। हाथ खोल के खड़ा होइए। आपराधिक कानून प्रावधान क्या है बताइए। सर इसमें 2 धारा लगाते हैं भूमि विवाद में, 107 सर, और बीएनएसएस का जो सर 163 सर, जिसको पहले 144 था सर, उसका अनुमोदन एसडीओ सर के यहाँ मेरे यहाँ से जाता है सर। कितना दिन से हैं आप अंचलाधिकारी? सर 2 माह हुआ है सर यहाँ पे। नहीं, आपकी 2 माह सर। सर्विस का 2 माह हुआ है? नहीं सर, अंचलाधिकारी 2 माह से सर, पहले राजस्व अधिकारी थे सर। आपने कभी इस धारा का उपयोग किया है? सर शनिवार के जनता दरबार में करते हैं सर, 107 सर। अभी हमने पूछा कि आपराधिक कानून प्रावधान जालसाजी, फोर्जरी में फर्जी दस्तावेज का उपयोग किया, धोखाधड़ी किया, षड्यंत्र किया या झूठा शपथ पत्र साक्ष्य दिया। आप ये 5-6 तरह का जो लोग पूरे विवाद को खड़ा करके बिहार को प्रदूषित कर दिया, किन किन लोगों ने इस पर कार्रवाई किया? कानूनी प्रावधान का उपयोग किसने किया? आपने क्या किया बताइए। सर भूमि विवाद में सर 10 का हम लोग का रजिस्टर रहता है सर, तो हम एसएचओ सर मेरे द्वारा सर 107 का अनुमोदन जाता है सर, और एसडीओ सर के यहाँ से 163 सर बीएनएस के लिए सर आता है, तो हमारा प्रपोजल करके सर एसडीओ सर के यहाँ भेजा जाता है सर। इनसे पूछिए जरा, सबसे बॉटम पर आप ये इसीलिए हैं क्या? नहीं सर, रैंकिंग में सबसे नीचे आप हैं सर। ये महानता क्यों है आपकी? सर ये जमैनिया जैसा बाढ़ ग्रस्त इलाका था सर, और यहाँ पर कोई रेगुलर सीओ नहीं था सर, इसलिए बहुत कामों दिन से पेंडिंग था सर। हम 2 महीना से आए हैं सर, हम पेंडेंसी घटाएंगे सर। सर दिसंबर मंथ में अच्छा हो जाएगा सर। ये जो आप बता रहे हैं ना 163, ये प्रिवेंटिव एक्शन की कैटेगरी में आता है। सर आपने अगर किसी ने फर्जी कागजात लगाया है या कोई गलत जानकारी दे करके आवेदन दिया या उस गलत कागज लगा करके किसी चीज में विवाद पैदा किया, तो दंडात्मक रूप में क्या किया? ये तो आपका प्रिवेंटिव है कि वहां पर 144 के तहत जो है यथास्थिति कायम रहेगी, और 107 जो पहले हुआ करता था अभी ये सारी चीजें जो है ना, ये बहुत हल्की धाराएं हैं, इसमें कोई बहुत कड़ी कार्रवाई की गुंजाइश नहीं होती है। तो क्या आपने कोई प्रॉपर धाराओं में, जैसे पहले 420 था, तो क्या उसके सापेक्ष नई धारा में कोई एफआईआर वगैरह कराया है? क्योंकि ऐसे मामले लगभग सभी जगह आते हैं जहां फर्जी कागजात लगा करके आवेदन दे करके लोग म्यूटेशन की कोशिश करते हैं या भूमि को विवादित बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे मामलों में क्या किया आपने? सर मेरे संज्ञान में ऐसे मामले अभी 2 मंथ में नहीं आए हैं सर, अगर आएंगे तो सर इस पर एफआईआर कराया जाएगा। नहीं, वही मंत्री जी पूछ रहे हैं, अभी जो हाथ खड़ा करा रहे थे तो किसी ने खड़ा नहीं किया। इसका मतलब है कि जो भी भूमि विवाद के मामले तो हैं, आप देख ही रहे हैं, अंचल स्तर पर थाने में हर शनिवार को जो बैठक करते हैं आप थाना प्रभारी और आप लोग, तो उसमें ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं जहां लोगों ने शिकायत की कि गलत कागज लगा करके जमीन बेच दिया या दाखिल खारिज करा लिया या गलत लगान रसीद कटा ली।
तो ऐसे मामले का जब भी आपके संज्ञान में आता है तो क्या कोई प्रॉपर प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई की जाती है क्या? कोई भी बताएं अगर किसी ने 2-4 ऐसी एफआईआर दर्ज कराई हो लोगों के अगेंस्ट में। अच्छा, आप यही बताइए कि सबसे रैंकिंग में पीछे रहने का कारण है कि 2 महीना पहले पोस्टिंग हुआ इसलिए? नहीं सर, जमैनिया जैसा बाढ़ ग्रस्त इलाका था सर, तो सभी पूरे सर सिस्टम कौन में कौन मामले में ये रैंकिंग में पीछे हैं? जैसे आप आखिरी नंबर पे हैं शाहपुर, सर और आपका परिमार्जन प्लस है, म्यूटेशन है, आधार सीडिंग है, एलपीसी है, मापी है, ये सारे मामले, यहाँ तक कि इंक्रोचमेंट के जो केसेस हैं उन सारे मामलों में आपका जो प्रदर्शन है वो बहुत खराब है। सर एलपीसी में 0 नंबर के कारण सर टेक्निकल फॉल्ट है सर, हम 2 बार लेटर भी लिखे हैं, आगे प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है, इसलिए इस मंथ में 0 नंबर मिला है सर। देखिए, जो टेक्निकल प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं ना, वो मोटा मोटी अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, सॉफ्टवेयर की समस्या होती है, सर्वर डाउन है, ये इसका प्रभाव सारे ही अंचलों पे पड़ता है। ऐसा नहीं है कि शाहपुर से कंप्यूटर सिस्टम का कोई खास दुश्मनी है जिसकी वजह से आप ही के यहाँ का कार्य बाधित करा दे कंप्यूटर, ऐसा नहीं सर, होता नहीं। एलपीसी में सर 0 नंबर मिलने का कारण वही है सर, व्यक्तिगत सर शाहपुर का सर दिक्कत है सर। एलपीसी में 2 मंथ से सर डिस्पोजल नहीं हुआ है, फॉरवर्डिंग नहीं हो रहा है सर, लेटर लिखा गया है सर। आपके यहाँ एक भी इंक्रोचमेंट केस का डिस्पोजल नहीं हुआ है क्या? इंक्रोचमेंट नहीं है कोई? एक हुआ है सर, पूरे अंचल में केवल एक सर, और सर शेष कर ली जाएगी सर, प्रपत्र 1 नोटिस हो चुका है सर, अगले महीने में सर, इसी मंथ से सर डिस्पोजल होगा। इंतजार करते हैं क्या? नहीं सर, प्रपत्र 1 नोटिस हो सर, प्रपत्र 2 के बाद सर। चलिए, नहीं, जो महान व्यक्ति है उन्हीं को हम लोग पहले सेकंड नंबर बुलाइए। सोनबरसा है नीचे से दूसरे नंबर पे, सोनबरसा कौन है? आए हैं सहरसा, सोनबरसा। सोनबरसा कहाँ है? दीजिए माइक जरा उनको। और अगला उसके बाद सहरसा, उसके बाद बेतिया है तीसरे नंबर पर, नीचे से बेतिया। सोनबरसा आपका प्रदर्शन सबसे खराब है, नीचे से आप दूसरे नंबर पे हैं, और सभी मामलों में आपका परिमार्जन प्लस में 44% का डिस्पोजल, म्यूटेशन वाले में 57 का, अभियान बसेरा में केवल 7% का, आधार सीडिंग आपकी ठीक है 98% आपने रिपोर्ट किया है, लेकिन ऑनलाइन एलपीसी फिर 95, ई मापी 77। जी प्रणाम सर। सर मैं अभी सर रिसेंटली पिछले शनिवार को चार्ज लिया हूँ सर, और डोंगल भी सर सोमवार को ही एक्टिव हुआ है, तो मैं उसमें नहीं सर उसको डिस्पोज कर पाया एक दिन में। तो मतलब आपके यहाँ पहले कौन था? तो सर चले गए हैं छुट्टी में, तबीयत खराब हो गई उनकी सीओ साहब की, तो मेडिकल में चले गए हैं सर। कौन थे, क्या नाम था? जितेंद्र कुमार सिन्हा सर। नोट करिए जरा उनका हिस्ट्री निकालिए। तीसरा बुलाइए। बेतिया बताएंगे नीचे से तीसरे नंबर पर, बेतिया। बेतिया परिमार्जन प्लस में 60% की वहां उपलब्धि किनारे है। खड़े हैं, दीजिए माइक उनको। माइक देने वाले स्पीड में तो नहीं जाइए। हाँ, नाम बताइए, माइक ऑन कर दीजिए। सर प्रणाम सर, मैं प्रियंका हूँ। मैं अभी ट्रेनी आ रहा हूँ 69th बैच की, और अभी रिसेंटली ही मैंने चार्ज लिया है सर, तो अभी कर रही हूँ सर, धीरे धीरे हो जाएगा। कब चार्ज लिया है? सर अभी लास्ट 24th को चार्ज लिया है, डोंगल 4 को एक्टिवेट हुआ है, और अभी ट्रेनिंग में ही हूँ सर। तो आपके पहले कौन थे वहां पर अभी? सर उमा शंकर सर थे। तो वो कहाँ पर हैं? इसी में है कहीं? उमाशंकर जी हैं? सर वो मेडिकल लीव पे चले गए थे, उनका जो बॉटम में टॉपर हैं वो सब मेडिकल लीव पर हैं, उनको अस्थाई लीव भी हम दे सकते हैं, ये ध्यान रखिए। वैसे लोगों को अस्थाई लीव दे देंगे,
भागने से काम नहीं चलेगा। हम या हमारे सेक्रेटरी वहां जाकर के भी समीक्षा करेंगे जिला में। अगला इसके बाद बोध गया है नीचे से चौथे नंबर पे। प्रणाम सर। नाम अभी सर बताइए। मैं चुनाव के समय भी यहाँ योगदान किया हूँ सर। नाम बताइए। चंद्रशेखर नाम है सर मेरा। आप चुनाव के समय योगदान किए तो आपसे पहले कौन थे यहाँ पे? वहाँ सर महेश कुमार थे सर। वो कहाँ चले गए, किस अंचल में? पालीगंज में गए हैं सर। पालीगंज वाले बताएं, यहाँ पालीगंज अंचल अधिकारी किधर बैठे हैं? क्या कहाँ है पालीगंज? अपर समाहर्ता है पटना, डीसी लाल उनके एरिया के उधर बता रही। पालीगंज में आप हैं? नहीं वहाँ है ना ऑलरेडी, वो भी छुट्टी पे हैं? नहीं वहाँ है वो। उनको माइक दो। जो अनुपस्थित हैं बिना सूचना और जानकारी के स्पष्टीकरण लीजिए उनसे स्पष्टीकरण लीजिए। सर महेश सर छुट्टी पर हैं पालीगंज से। सर मैं आ रहा हूँ सर वहाँ। नहीं, छुट्टी पर क्यों है? लिए हैं क्या? कौन है अप्रूव ऑथराइज पर्सन? डीएम को बात करिए एक आदमी कि क्या उनको जानकारी में जो आज बैठक है तो कैसे अलाउ किया छुट्टी? जब यहाँ बैठक है तो ऐसे लोग, एडीएम साहब तो हैं यहाँ पे ना, ये छुट्टी क्यों अलाउ हो गई इनकी? क्या भागने से काम चलेगा नहीं? कब तक भागिएगा? ऐसे लोगों का पीछा हम लोग अंतिम समय तक करेंगे। ये तो आपका टॉप बॉटम से कुल गए। अच्छा इस्माइलपुर है, भागलपुर? कौन? अच्छा इस्माइलपुर है, नीचे से 5वें नंबर पे है भागलपुर, इस्माइलपुर। जी प्रणाम सर। आपका जो प्रदर्शन है वो नीचे से 5वें नंबर पे है। परिमार्जन में 37% का डिस्पोजल है, म्यूटेशन में 53% का है, अभियान बसेरा में 47% का है, आधार सीडिंग 77, ऑनलाइन एलपीसी आपका 89, ई मापी आपका 55। तो जो औसत है बाकी जिलों का उससे काफी पिछड़ा हुआ है। तो कोई विशेष कारण है क्या, तो बताइए। जी नहीं सर, वो उधर सर बाढ़ प्रभावित है तो वहाँ वो पूरे अंचल में सर बाढ़ आ जाती है और ऑफिस में भी बाढ़ आ गया था। और बाढ़ हो जाने के बाद सर वो फिर इलेक्शन आ गया, इसी में थोड़ा पेंडेंसी सर बढ़ गया। बाढ़ में बाकी काम बंद हो गया, बाकी विभाग के भी काम बंद हो गया होगा? नहीं सर, वो ऑफिस में भी पानी मतलब घुस जाता सिर्फ है। अंचल का काम बंद हो गया। ऑफिस में पानी आ जाने के कारण सर वहाँ से ऑफिस शिफ्ट करना पड़ इन जाता सब को नीचे से टॉप 10 जो हैं स्पष्टीकरण लीजिए और सबसे स्पष्टीकरण लीजिए और कैसे सुधार होगा। एक अवसर देंगे, नहीं करिएगा तो फिर आपको फील्ड में रहने के लायक नहीं रहने देंगे, हटा देंगे वहां से। ये अच्छी स्थिति नहीं है। और ये आज ही नहीं, फिर एक बार हम लोग यहां सबको बुलाएंगे आपको अवसर देके सुधार का, और उसके बाद फिर गहन दिन भर की समीक्षा होगी। आज भी पूरे दिन भर चलेगा ये कार्यक्रम। ये कितना आपको लगता है कि बाढ़ के कारण सिर्फ आपका विभाग प्रभावित हुआ? प्रभावित तो सारे विभाग को होना चाहिए था। सर वहाँ प्रखंड और अंचल सर दोनों रिंग बांध के बाहर गंगा नदी के तरफ है, तो पानी सर पूरे ऑफिस में। कौन है यहाँ के एडीएम, डीसीएलआर? कंप्यूटर से करना, कहीं से बैठ के घर से भी कर सकता है। डीसीएलआर कौन है?
आप इनकी समीक्षा नहीं कर पाते हैं? ये लोग इतने टॉप 10 बॉटम से क्यों हैं? नहीं, एक बार सेक्रेटरी साहब आप लोग समीक्षा करें, ये अच्छी स्थिति नहीं है। बताइए एडीएम कौन है वहां के? एडीएम भागलपुर क्यों है इतने पीछे और क्यों गायब हो जाते हैं? बाढ़ से प्रभावित हो गया? तो लैपटॉप पानी पर चलेगा कि लैपटॉप घर पर भी चल सकता है? नहीं सर, ऑनलाइन सिस्टम सर, कहीं हम से लोग- भी बैठ के कर सकते हैं। सर बिल्कुल सर हम लोगों ने इनकी समीक्षा किया है सर, और इनको हम लोगों ने बहुत सब कई बार चेतावनी भी दिया सर, इनकी थोड़ी सी लापरवाही है सर। स्पष्टीकरण लेकर के काम के योग्य नहीं है तो इस पर विचार करिए। सर जो लोग असफल हैं अपने काम में, फिर उनको काम पर लगाने की औचित्य क्या है? सर हम लोग करते हैं सर, एक समीक्षा और करते हैं सर हम लोग। और इनका बहुत छोटा सा 4 पंचायत का तो इनका अंचल है सर, तो इनको करना चाहिए सर। देखिए, सबसे बड़ी दुखद चीज है कि अभी आपराधिक कानून अगर जो हम लागू कर देते, हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कितना आज सिस्टम को ठीक से बनाया है, आपने जमीन पर उतारा नहीं। अगर जो थाना और सीओ मिल करके जालसाजी करने वाला, फर्जी दस्तावेज का उपयोग कर रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है, षड्यंत्र, झूठा शपथ दे रहा है, हम उस पर एफआईआर शुरू कर दें तो आधी ये झंझट अदालत की घट जाएगी। क्या घटेगा कि नहीं जी? कौन कौन इस बात से सहमत है? हाथ उठाइए तो। सब सहमत हैं, और जो सहमत नहीं है वो खड़ा हो जाइए। जो सहमत नहीं है वो खड़ा हो जाइए। एक व्यक्ति खड़ा है, बताइए। अच्छा, बैठ जाइए, अब बैठ जाइए, आप तो महान हैं। कौन है इस बात से सहमत कि नहीं, इस सब से नहीं होगा, अदालत का बोझ कमेगा नहीं? सीओ का हो, डीसीएलआर का हो, एडीएम का हो, डीएम का हो या कमिश्नर का हो, उसका बोझ घटेगा कि नहीं? फर्स्ट स्टेज पर ही हम एफआईआर कर देंगे, और सीओ अगर जो भी बजाबते पूरी तहकीकात करके जांच करके थाना को दे देगा कि आप एफआईआर करो मिल करके, इसमें तो धारा भी बता रहा, फोर्जरी में आईपीसी 467, 468, ये बीएनएस में 336, 337, एक बार जिस पर एफआईआर हो जाएगा उसकी अरेस्टिंग हो जाएगी। हिम्मत करेगा कोई फोर्जरी करने का, फर्जी दस्तावेज उपयोग करने का? उसमें भी आईपीसी 471 है। आप लोग आज तक इसका उपयोग क्यों नहीं किए? ये कितना दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। कौन कौन लोग इसका उपयोग करेंगे? एक बार हाथ उठाइए तो। सब करेंगे। एक एक एफआईआर पर अंचल इस साल के अंदर हो जाएगा। कौन कौन इस बात से सहमत है? जरा हाथ उठाइए। हिम्मत कौन कौन जुटा सकते हैं एफआईआर करने का? एक एक एफआईआर उस फर्जी दस्तावेज, जालसाजी करने वाले पर ये दिसंबर के अंदर हो जाएगा। एक आदमी हाथ उठाए, बाकी लोग करें हिम्मत है तो पूरा हाथ उठाओ। आधा अंदर बाहर क्या हो रहा? डर रहे हो? ठीक है, आपकी पहले आपने क्या किया हम नहीं जानते हैं। ये 15 दिन में क्या कमाल करेंगे और धमाल करेंगे, आपकी दहशत की गूंज पूरे बिहार के अंदर गूंजनी चाहिए। और जहां दिक्कत हो, सरकार आपके साथ खड़ी है, हमारा विभाग, हमारे सेक्रेटरी सब खड़े हैं, लेकिन पूरे तथ्य के साथ, ताकि आप जब एफआईआर करें तो अपराधी बच नहीं सके। दिक्कत कोई टेक्निकल समझ में हो तो डीसीएलआर और एडीएम आप इनको सपोर्ट करें। क्या आप लोग सहमत हैं इस बात से? आप लोग भी हाथ उठाइए तो।
तब तक आपको एक उदाहरण से बताता हूं। अभी हाल ही में आरा के सीओ साहब है यहाँ, मैडम से बात भी हुई मेरी। आरा भोजपुर सदर के जो सीओ है, मैडम है वहां कोई? किधर है? हाँ मैडम, एक केस जो मैंने अभी मेरे पास आया था, चकबंदी के अधिकारी यहाँ बैठे भी हैं। चकबंदी से फर्जी चकबंदी का कागज दिखा के उस बंदे ने, IIPA का जो वो बंदा था, वो जो हमारे पास शिकायत लेके आया, चकबंदी का फर्जी कागजात दिखा के उस बंदे ने, उसके विपक्षी ने रजिस्ट्री कराया और रजिस्ट्री के आधार पे आपके यहाँ म्यूटेशन दिया। इसने प्रोटेस्ट किया और उसी क्रम में हम लोगों ने जांच किया, आपको वेरिफिकेशन करा के भी हमने यहां से भेजा कि वो फोर्ज्ड चकबंदी का कागज करके दूसरे के खेसरा नंबर भी उसमें चढ़ा के फोर्ज डॉक्यूमेंट के आधार पे उसने रजिस्ट्री कराया। वहां तक तो ठीक है, रजिस्ट्री कराया, गलत तो वो उसको रजिस्ट्री वाले देखेंगे, वो फोर्जरी का केस करे। लेकिन आपके यहाँ म्यूटेशन का अटेम्प्ट जो किया उसने फोर्ज डॉक्यूमेंट्स के आधार पे, और वो स्थापित है हमारे ही विभाग के चकबंदी निदेशालय के ऑफिसरों के द्वारा सत्यापन करके आपको उपलब्ध करा दिया गया। ऐसे मामले फिट है जिसमें हम लोग, अगर सरकार के अधिकारियों की आंख में धूल झोंक रहा है कोई आदमी फर्जी कागजात के आधार पे, तो जो सर जिस तरह से बोल रहे हैं, हम लोगों को आपराधिक जो आप जो शांति परिशांति बनाए रखने का 126 BNS या 163 जो 144 को लगाते, वो तो सिर्फ लड़ रहे हैं लोग उसको शांति बनाए रखने के लिए। यहाँ लड़ाई नहीं है, लड़ाई चुपचाप गलत डॉक्यूमेंट के आधार पे जो हम ही लोगों को अटेम्प्ट कर रहा है, कभी हम पकड़ पाते, कभी हम नहीं भी पकड़ पाते। लेकिन अगर जो गलत हमारे यहाँ प्रस्तुत कर रहा है, अटेम्प्ट करने वाले आदमी को पहचान करके उस FIR वेल ड्राफ्टेड FIR करे, तो ऐसे अटेम्प्ट करने वाले लोगों की संख्या कम हो जाएगी। और हम लोग जो बेवकूफ बन रहे हैं या गलत काम हमसे भी हो जाता है, क्योंकि हर डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना संभव नहीं होता है। हम लोग भी सुरक्षित रहेंगे। एक दो केस आप इस तरह से आइडेंटिफाई करिए, उस पर आप FIR कर सकते हैं। आपका केस फिट आपने किया सर, मैंने उस पे रोक भी दिया है, उसको रिजेक्ट रोक तो दिया, आप रिजेक्ट, हम यही करते हैं अधिकतर लोग अपना उसको, अगर गलत आदमी अटेम्प्ट कर रहा है तो हम अपना काम करके उसको छोड़ देते, वो छोड़ने से ही उसको मनोबल बढ़ रहा है। सर मैं करवा देता हूं। तो मुझे लगता है ऐसे सारे लोगों के लिए मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग भी ऐसे एक एक केस कम से कम चिन्हित करके FIR करेंगे, तो ऐसे जो गलत प्रवृत्ति के लोग हैं वो आपके यहाँ पे गलत और फोर्ज डॉक्यूमेंट के आधार पे आपके यहाँ अटेम्प्ट नहीं करेंगे। थैंक यू। अब मैं माननीय अब एक चीज, सभी DCLR के यहाँ एक लीगल एडवाइजर रहता है, आप उनसे भी सलाह लेकर के, DCLR की जिम्मेवारी है कि हर अंचल में जो केस हो उसका प्रॉपर मॉनिटरिंग कर लेंगे और उनको मदद करेंगे सभी CO को। क्वालिटी FIR हो, हाँ, क्वालिटी गुणवत्तापूर्ण FIR हो, स्कोप नहीं बचे। इससे हमारा अपराध भी रुकेगा बिहार के अंदर, और जो थाना निष्क्रियता अपनाएगा, बजाबते हम DGP को उसका एक डिटेल बना के विभाग के द्वारा भेजेंगे। थाना के भी गैर जिम्मेदारी लापरवाही को हम लोग गंभीरता से लेंगे, लेकिन पहल अपने विभाग से होनी चाहिए, इसको एक बार देख लें। अब मैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करती हूं कि वह अपने उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करें। बैठ जाइए। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तत्वाधान में आयोजित भूमि सुधार जन कल्याण कार्यशाला में मंच पर उपस्थित विभाग के सचिव श्री जय सिंह जी, श्री गोपाल मीना जी, सह निदेशक चकबंदी श्री राकेश कुमार जी, निदेशक भू अर्जन श्री कमलेश जी, सचिव सह निदेशक अपर सचिव श्री अरुण कुमार सिंह जी, संयुक्त सचिव महेंद्र पाल जी, विशेष कार्य पदाधिकारी सुश्री चंद्रमा अत्री जी, संयुक्त सचिव अजीब वत्सराज जी, उपनिदेशक मोना झा जी, विभाग के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी, राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से यहां आए, अपर समाहर्ता, ADM, DCLR, CO, RO, प्रेस मीडिया के बंधुओं, ये कार्यशाला है, भाषण का उद्देश्य नहीं है।
कार्यक्रम की रूपरेखा से स्पष्ट है कि यह अंचल से लेकर मुख्यालय तक सभी पदाधिकारियों के बीच संवाद करना और जनता से जुड़े मामलों के सम्यक समाधान की राह तलाशना है, ताकि हमारा पूरा विभाग एक टीम के रूप में एक ध्येय के साथ एकनिष्ठ होकर काम करे। और आपका जो हम देख रहे हैं उत्साह, ये निश्चित तौर पर इस विभाग का सम्मान बढ़ाने और एक परिवार के रूप में पूरी कर्तव्य निष्ठा पर बिहार के अंदर एक माहौल बेहतर बनाने का संकल्प आपके मन के अंदर है। विभाग के मंत्री से लेकर अंचलाधिकारी तक हम सभी लोक सेवक हैं। हम जनता के पैसा लेते हैं, इसलिए हम सभी का लक्ष्य एक ही है और एक ही होना चाहिए, जन समस्याओं का नियम सम्मत समाधान और जनता की अपेक्षाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना। क्या होना चाहिए ना? तो इसके लिए अभी जो हम लोग विभाग द्वारा अंचल जिलों की रैंकिंग के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा, अच्छी प्रगति रैंक के पदाधिकारी को पदस्थापना स्थानांतरण में जोड़कर उत्कृष्ट कार्य करने वाले, पारदर्शिता से कार्य करने वाले पदाधिकारियों को हम प्रोत्साहित करेंगे, ये बता देते हैं। और ऐसे मामले जहां आवेदन ने फर्जी कागज लगाकर आवेदन दिया है, ऐसे मामलों को अंचलाधिकारी द्वारा प्राथमिकता क्यों नहीं दर्ज की गई, ये बड़ा गंभीर विषय है। लेकिन 31 दिसंबर तक आपको हम अवसर देते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जब जगा तभी सवेरा। क्या जो बेहतर कर लेंगे, निश्चित तौर पर हम एक बार पुनः नए वर्ष में इसी तरह की पुनः समीक्षा दिन भर का करेंगे। विगत 24 नवंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमें सेवा का अवसर मिला और आप लोगों के बीच बैठकर हमें भी जानने की उत्सुकता है और आपके सहयोग से समाधान का संकल्प है। विभाग में हमारे नए प्रधान सचिव भी आए हैं, लिहाजा हम लोगों के लिए विभाग के कार्यवृत्त को सूक्ष्मता और विस्तार से समझने की जरूरत भी महसूस हमने किया है। इस क्रम में 100 दिनों की कार्य योजना भी हमने बनाई है। हमारा लक्ष्य है कि अगले 100 दिनों में जमीनी स्तर पर राजस्व और भूमि सुधार से जुड़े मामलों में लोगों को सकारात्मक बदलाव दिखे। हमने सबसे पहले दाखिल, खारिज और परिमार्जन से जुड़े सुधारों को प्राथमिकता दी है। विभाग के स्तर पर और आपके माध्यम से हम क्षेत्रीय पदाधिकारियों और कर्मचारियों को साफ संदेश देना चाहते हैं कि दाखिल, खारिज और परिमार्जन से जुड़े मामलों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करें। और ये संदेश आपके माध्यम से सभी राजस्व कर्मचारी तक जाना चाहिए, इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। अनावश्यक रूप से मामले को लंबित रखने, बेवजह रिजेक्ट और ऊपर के पदाधिकारियों को अग्रसारित करने की प्रवृत्ति पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। अपनी जिम्मेवारी डालने के लिए सीधे कुछ लोग की आदत होती है, नीचे नहीं इलाज करेंगे रेफर कर दो, जबकि हम कर सकते हैं, सक्षम है, हम समस्या का समाधान कर सकते हैं अपने स्तर पर। उसका भी गहन समीक्षा हम करेंगे बहुत बारीकी से, और उसका कारण भी आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। लंबित मामलों और रिजेक्शन तथा रेफर किए हुए मामलों की हम प्रमंडल और जिलावार सूची मंगवाने जा रहे हैं। उसकी गहन समीक्षा कर विभाग ऐसे मामलों में सुसंगत हल तलाशेगा।
असंगत नियमों के विपरीत मामलों में संज्ञान लेकर विभाग जिम्मेदार लोगों तथा अधिकारियों पर विधि सम्मत कार्रवाई भी हम लोग करेंगे, लेकिन कार्रवाई के पहले आपको मौका दे रहे हैं। फील्ड स्तर से कई मामलों पर फर्जी कागजात के जरिए दाखिल खारिज परिमार्जन को बाधित करने की शिकायतें भी विभाग को मिली है, जिसने आपने भी स्वीकारा है। एक जगह अभी बताए कि हमने जांचा है, गलत है, तो उसका रिजेक्ट कर देने से तो भय पैदा नहीं होगा। हमारे एक्ट में, कानून में कार्रवाई का भी है ताकत, और आप अपनी ताकत को नहीं पहचान रहे। हम कर्तव्य के साथ अपने अधिकार को ईमानदारी से पालन करने लगेंगे, फिर देखेंगे कि किसी की हिम्मत नहीं है कि आपसे आकर के कोई धमकाएगा, कोई उलझेगा, और इसका असर दूरगामी पड़ेगा। मुख्यालय स्तर पर हम स्पेशल टीम बनाकर फर्जी दस्तावेज, लंबित परिमार्जन से जुड़े मामलों का निपटारा और अनैतिक कार्य प्रणाली पर अंकुश लगाने जा रहे हैं। आप बरगलाएंगे, पोषित करेंगे, तो हमारा एक उड़नदस्ता अलग अलग बिना सूचना के जाएगा और इसका बीमारी का इलाज फुल सर्जरी भी करेगा और फिजिशियन के रूप में दवा भी देके आएगा। विभाग की ओर से मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी मंशा किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को परेशान और हतोत्साहित करने की कतई नहीं है। नियम संगत और सुसंगत काम करने वाले न केवल प्रोत्साहित किए जाएंगे, बल्कि उन्हें विभाग पुरस्कृत भी करेगा। ऐसे लोग जो ईमानदार, बहुत सारे नए चेहरे, युवा चेहरे हैं, अच्छे काम करने वाले को हम लोग सम्मान करते हैं। उन लोगों पर कोई प्रॉब्लम, शिकायत आने पर वो डायरेक्ट हमसे मिल सकते हैं। हमारे सेक्रेटरी और हम लोग इस तरह के कार्य पर बहुत पैनी निगाह रख रहे हैं। नियम विरुद्ध अनैतिक कदाचारपूर्ण कार्यों में संलिप्त अधिकारी कर्मचारी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। क्षेत्रीय स्तर पर पदस्थापित पदाधिकारियों से विभाग की अपेक्षा है समय सीमा के अनुपालन के साथ परिमार्जन और दाखिल खारिज के मामलों का निस्तारण करना, जमाबंदी को समय सीमा के भीतर त्रुटि रहित बनाना, लघु सीमांत किसानों भूधारियों को सरकार की योजनाएं जैसे पीएम किसान का समुचित लाभ मिल सके, ये आपके कार्य प्रणाली पर निर्भर करता है। जो हमारी निष्क्रियता के कारण ये लोग वंचित हो जा रहा है, हमारा बिहार वंचित हो जा रहा है। गलत कारणों से आवेदन को स्वीकृति देने या रिवर्ट की प्रवृत्ति को समाप्त करना, भूमि विवाद को रोकने के लिए माफी में एकरूपता और स्पष्टता होनी चाहिए। लोकहित और सरकारी भूमि की अभिरक्षा के लिए अतिक्रमण पर अंकुश लगाना भी हमारी जिम्मेवारी है। हम भूमि विवाद का पारदर्शी और नियम संगत तरीके से निपटारा, ऑनलाइन निष्पादन पर बल देंगे। फर्जी दस्तावेज के आधार पर भूमि विवाद को हवा देने वाले तत्वों से अंचल कार्यालय को मुक्त करने की हम सबकी जिम्मेवारी है। राजस्व न्याय प्रणाली को पूर्णतः पारदर्शी, ऑनलाइन और समयबद्ध, बेवजह मामले को रिमांड बैक करने की प्रवृत्ति से हम सबको बचना है। आम लोगों से ऑफलाइन आवेदन या ऑफलाइन नकल मांग न करें। कोई कमी है तो उनको आप सूचित करके सुधार करें, सहयोग करें। सभी अंचल कार्यालय में बैनर, पोस्टर, हेल्प डेस्क बनाकर दी जाने वाली सुविधाओं और प्रक्रियाओं की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराना हम सबकी जिम्मेवारी है। अंचल कार्यालय को भूमाफिया और दलालों के अवांछित हस्तक्षेप से मुक्त करने का एक संकल्प लेना है, जो हम समापन 4 बजे के बाद होगा, संकल्प कराएंगे। विभाग को जन शिकायत से मुक्त, पारदर्शी और स्वच्छ बनाने का हम सब की जिम्मेवारी है।
विभाग की दृष्टि और दृष्टिकोण बिल्कुल साफ, जनता को जमीनी स्तर पर सकारात्मक सुधार महसूस होना चाहिए। हम आपके अंचल अनुमंडल क्षेत्र का फीडबैक केवल वरीय पदाधिकारियों से नहीं लेंगे, आम लोग हमारे सबसे बड़े फीडबैक देने वाले हैं। ये आप जानकारी रखिए कि मैं हर जिले में जाते हैं, जन कल्याण संवाद लगाते हैं, पूरे बिहार के लोग आते हैं और ज्यादातर जमीन से जुड़ा हुआ ही मामला आता है। तो सिर्फ आपके आंकड़े डांटे पर नहीं, आम लोगों का भी फीडबैक, और हमने कहा है कि जो आवेदन जमीन से जुड़ा हुआ लेके आएंगे, अब वो अंचल अधिकारी या थाना प्रभारी, डीसीएलआर या अनुमंडल अधिकारी, एडीएम, डीएम या एसपी को आवेदन दिए हैं तो उसकी कॉपी भी जरूर लगा दें, ताकि हमको न्याय करने में सुविधा हो और पूरी जानकारी भी मिले कि किस स्तर पर विलंब हुआ या बरगलाया गया। ये सभी बिहार के लोगों को आप लोग भी अंचल में पूरी तरह से उसको रिसीविंग दें, ताकि हम उसका समाधान समय कर सकें। और फर्जी दस्तावेज का कोई उपयोग कर रहा है, फोर्जरी कर रहा है, आप उसको चिन्हित करके डीसीएलआर के साथ मिल बैठ करके लीगल एडवाइजर ले करके उसको उसी तरह का बना करके एफआईआर करिए। थाना सहयोग नहीं करता है, आप विभाग को इमीडिएट लिखे, अपने जिलाधिकारी समाहर्ता आपके विभाग से जुड़े लोग हैं, सभी डीएम समाहर्ता ही कहलाते हैं, वो राजस्व भूमि सुधार से जुड़े हैं। उनकी भी बैठक में आज प्रधान सचिव गए हैं, हमने विशेष तौर पर उनको कहा कि सारे डीएम को एक बार ये अवगत करा दें, सारे कमिश्नर को अवगत करा दें। कमिश्नरी स्तर पर जब हम बैठक करेंगे तो कमिश्नर के साथ बैठेंगे और जिला में जिलाधिकारी समाहर्ता के साथ, कि जमीन से जुड़ा मामला को प्राथमिकता में ये लोग लें और देखें और आपकी शिकायत को भी गंभीरता से लें। अगर जो उस स्तर पर आपको गंभीरता से नहीं लिया जाता है, आप हमारे विभाग हेड ऑफिस के अंदर भेजें, हमारे सेक्रेटरी संबंधित पदाधिकारी इसको गंभीरता से लेंगे। विभाग की दृष्टि स्पष्ट है कि विभाग को जन शिकायत से मुक्त, पारदर्शी और स्वच्छ बनाने का विभाग की दृष्टि और दृष्टिकोण बिल्कुल साफ है। जनता को जमीनी स्तर पर सकारात्मकता, सुधार महसूस होना चाहिए। क्या आप लोग भी चाहते हैं ना कि सुधार होना चाहिए? जो लोग नहीं चाहते हैं वो सिर्फ हाथ उठाइए, सब चाहते हैं, यह अच्छी बात है। हम आपके अंचल अनुमंडल क्षेत्र का फीडबैक केवल गोपनीय ढंग से भी प्राप्त करेंगे और सभी अंचल में एक शिकायत पेटी आप रख दें। उस शिकायत पेटी में कोई भी व्यक्ति सही आवेदन, जानकारी, सूचना डाले, उसको अंचलाधिकारी ही खोलेगा, आपके कोई कर्मचारी नहीं खोलेगा। उसी तरह से डीसीएलआर के पास भी रहे, जिसके सीओ के संदर्भ में आपको दे सके। ये व्यवस्था आप जरूर बना लें। क्या इस तरह की व्यवस्था है क्या? अभी तो नहीं है। हो सकता है कि कोई कमजोर गरीब आदमी डायरेक्ट आके नहीं देना चाहे, सीसीटीवी कैमरा के दायरे में नहीं आना चाहे, वो बॉक्स में डाल देगा। कर्मचारी का सीओ देखेंगे, सीओ का डीसीएलआर देखेंगे। ठीक है? आम लोग हमारे जो फीडबैक देंगे वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा और आपको बड़ी ताकत मिलेगी सुधार में। विभाग की प्रतिष्ठा आग्रह करेंगे कि सब लोग मिलके बढ़ाइए। हम
प्रोत्साहित और पुरस्कृत तो करेंगे ही, विभाग को लज्जित और कलंकित करने वाले को हम बख्शेंगे नहीं। हम सुधार का मौका दे रहे हैं। 15 दिन का मौका हमने पटना में जब बैठक किया, भूमि सुधार जन कल्याण संवाद, 15 दिन का मौका पूरे बिहार के कर्मचारी पदाधिकारी को दिया है। और हम समझते हैं इंसान के लिए इशारा काफी होता है। आप सब सकारात्मक भाव से बढ़िए। कोई कुछ कह रहे हैं? अच्छा, 14 जनवरी मकर संक्रांति के बाद जब हम बाहर निकलेंगे, सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करेंगे, तो फिर हम लोग सकारात्मक वातावरण में बैठेंगे। हर अंचल हल्के से सकारात्मक बदलाव की आहट सुनाई देनी चाहिए। इसके बाद हम प्रमंडलवार और जिलावार मासिक समीक्षा शुरू करेंगे। फिर किसी प्रकार के वांछित अनैतिक और ढीले ढाले बर्ताव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डायरेक्ट एक्शन होगा और समापन के समय मेरा प्रयास रहेगा। आने का भी एक कार्यक्रम है। हम समझते हैं कि प्रधान सचिव भी आ जाएंगे। हमारे सचिव अभी और बहुत सारे विषय पर आपको प्रशिक्षित करेंगे, क्योंकि हमको लगता है कि कुछ जानकारी की भी जरूरत है। जो पुराने लोग हैं उनको जानकारी है, लेकिन वो भूल गए हैं कि मेरी अधिकार ताकत क्या है। अगर जो अधिकार का जानकारी रहता तो इतने फर्जीवाड़े केस हमारे अदालत और हमारी व्यवस्था में नहीं चलता। बाहर में एक आदमी जाकर के देख लीजिए और इस तरह का आवाज कहिए कि बंद करो। इसके अलावे मैं लास्ट में माइक बंद कर लीजिए सब लोग अपना अपना, ताकि आवाज नहीं आए। सामाजिक नैतिक मूल्यों की भी बात हम समापन में करेंगे। वही मूल राजस्व व्यवस्था की आत्मा है। भूमि अधिकार और न्याय तीनों तभी मजबूत होंगे जब समाज और शासन एक ही नैतिक दिशा में चले। और बड़ा आसान है, बहुत सारे अच्छे लोग काम करना चाहते हैं, उसको माहौल प्रदान करना हम सब की जिम्मेवारी है। ऐसे भी मौसम बदलता है तो हम लोग खान पान बदलते हैं ना जी, क्या मौसम बदलता है तो खान पान पहनावा ओरावा बदलता है ना। अब ठंड का मौसम आया है तो वस्त्र भी बदल जाता है। तो नई सरकार की नई पहल में बदलना चाहिए ना। कौन कौन लोग इससे एग्री हैं? बदलना चाहिए कि कुछ लोग का हाथ बहुत धीमे से उठ रहा है, लग रहा है जैसे परेशानी है। बदल लीजिए, आग्रह है बदल लीजिए, नहीं तो फिर आप बदल जाइएगा। दो काम में एक काम होगा, या तो बदल जाइए नहीं तो विभाग आपको बदल देगा, और हम बदलेंगे ही नहीं। कितना खराब मैसेज जाता है जब हमारे पदाधिकारी के बारे में कुछ पेपर में अनैतिक रूप से छपता हो। लखीसराय के अंदर हम लोग गए, एक रोने लगा बैठ करके, महिला आकर करके कि 2 साल से, एक बुजुर्ग कल्पने लगा कि 2 साल से हमको घुमा रहा है, बौखा रहा है। बताइए ईश्वर भी हमको माफ करेगा? जनून और सही काम में हम अगर जो किसी को परेशान करें और अपनी जिम्मेवारी से हट जाएं, तो फिर ये आपकी आत्मा को कभी प्रसन्न नहीं होने देगा। और हमको लगता है मकर संक्रांति के बाद 31 तारीख तक समय मिला है।
1 से 14 तारीख तक डिटेल विवरण एकदम आना चाहिए। और जो बेहतर काम करिए, एफआईआर कर रहे हैं तो उसका डिटेल विवरण वहां के प्रेस में भी जाना चाहिए, ताकि लोगों को संदेश जाए। प्रेस मीडिया मेरे वाहक हैं समाज के सुधारने में और गलत तत्वों को मनोबल गिराने में, कि इन्होंने ये सब कारनामा किया है जिसके कारण इनका एफआईआर किया गया, और इनका प्रमाण नहीं मिलने पर इसका और उच्च स्तरीय कार्रवाई होगी। तो पहला कहां से शुरू होगा? कोई है हाथ उठाने वाले? एक बार एडीएम डीसीएलआर देखिए और सेक्रेटरी साहब जहां से शुरू हो, हम लोग एक अच्छे काम करने वाले को प्रशस्ति पत्र भी देंगे ताकि उनके कैरियर में वो काम आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी शुभकामना आपके उज्जवल भविष्य का। मौसम के हिसाब से आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें, यही हमारी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा विभाग से संबंधित अनुपम प्रकाश कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर दूसरे विषय पे परिचर्चा। हाँ, धन्यवाद मैडम। तो कृपया यहाँ से लैपटॉप का लिंक दीजिए। कृपया अनुरोध है जो एसडीएमआई को देख रहे हैं टेक्नीशियन, कृपया इसका लिंक दिया जाए। तब तक मैं कंटिन्यू करता हूं। जो हमारा विषय था भूमि विवाद पे, माननीय उप मुख्यमंत्री ने काफी अच्छे तरीके से आपको इसका गंभीरता। बहुत सारे लोग हॉल से बाहर जा रहे हैं, कृपया वो लोग तुरंत वापस लौटें। कार्यक्रम अभी हम लोगों का चालू है, इसलिए सभी लोग उठ के जाएं नहीं। लंच ब्रेक होगा, उसमें सारे लोग जाएंगे। जो लोग बाहर गए हैं तुरंत वापस आएं कृपया। अब आ जाएगा, ठीक है, अब आ जाएगा। पानी वानी
माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा जिस गंभीरता से बताया गया है, इस चीज में निर्देश दिया गया, जो आप बता रहे थे ना, जो सीओ साहब की 107, 144 का, उसका उद्देश्य हमारा यथास्थिति या शांति को मेंटेन करना है। और ये वाला जो हमारा धारा है, जो हम आपको बताएंगे, इसका आप नोट कर लीजिएगा। इसका प्रमुख उद्देश्य है इस तरह के फर्जी दस्तावेज, धोखाधड़ी, इसको चेक करना। तो जब तक स्क्रीन पे आता है, इसको मैं पढ़ के ही बताता हूं। आपराधिक कानूनी प्रावधान जो हमारे बीएनएस में अभी लागू है, जालसाजी के लिए बीएनएस 336, 337 कृपया नोट कर लीजिएगा। फर्जी दस्तावेज का कोई उपयोग करता है, जो कि काफी होता है, उसमें बीएनएस 339, 339। धोखाधड़ी का अगर मामला पाते हैं तो बीएनएस 318, जो कि पहले आईपीसी में 420 था। क्या एफआईआर के समय जो प्रक्रिया है, आप बाकी सारे चीज में अपनी अनुशंसा करते हैं, पुलिस में आप एफआईआर दर्ज करते समय उसी प्रक्रिया का पालन करेंगे। इनका आप प्रश्न पूछिए यहाँ पे। अभी क्वेश्चन के लिए अभी निर्देश प्राप्त हुआ है, इस समय क्वेश्चन का सर बोलिए क्वेश्चन आपका क्या? नहीं सर, एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रहा था कि एफआईआर जो करानी है, वो हमें अपना आधार कार्ड लगा के एफआईआर करानी है बाय नेम, या फिर अंचल अधिकारी के नाम से वो एफआईआर होगा, ताकि जब ट्रायल चले तो उस समय तत्कालीन अंचलाधिकारी ही अपना उस ट्रायल में अपना पक्ष रखेंगे? स्टेट की तरफ से होगा क्या? मजिस्ट्रियल पावर आप लोग हमें दे रहे हैं इन मामलों में, या फिर हमें व्यक्तिगत रूप से एफआईआर करानी होगी? सीओ साहब, कहाँ से हैं आप? सर, मैं घोरासन से। कितने दिनों से हैं? हाँ सर, 2 साल से हूँ सर। ठीक है। इससे पहले? इससे पहले सर पटना में था, विक्रम में सर। वेरी गुड, बहुत अच्छे जगह से आप गए हुए हैं। यू हैव मूव्ड फ्रॉम दिस प्लेस टू गोड़ातान। सर, एनी एफआईआर, जिसमें भी एफआईआर की जाएगी, उसमें आपसे पर्सनल नाम लिया जाता है, और एज एन ऑफिसर अंचलाधिकारी के साथ साथ आपके नाम भी लिए जाते हैं सर। ठीक है सर। अब जो इसके प्रिकॉशन जो आप पूछ रहे हैं कि जब आगे चलकर कभी गवाही देने की बात आती है तो विल डू इट, और उसके लिए हम लोग फिर अपने एक तरीके से विभाग स्तर से कुछ ऐसी चीजें देखेंगे कंसर्न रूप में। लेकिन अभी तत्काल जो आपकी एफआईआर होगी वो अंचलाधिकारी बाय नेम करके होती है सर। और दूसरी प्रश्न है कि अभी तत्काल अभी हम लोग प्रश्न और उत्तर का सेशन नहीं रखे हुए हैं, तो मेरा काइंडली रिक्वेस्ट होगा कि जितने भी हमारे सीओज और डीसीएलआर्स और बाकी एडीएम्स हैं, पहले कार्यक्रम पूरे हो जाते हैं, लास्ट में जब हमारे प्रधान सचिव महोदय का जब संबोधन हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों ने इस कार्य को रखा है कि जिनकी भी जो निजी परेशानी हो, आगे जो व्यक्तिगत रूप से जो हम लोगों को अपने विभाग स्तर पर उठाने हैं, वो सारी बातें हम लोग आपस में करेंगे। थैंक यू। और इसका सब लोग अनुपालन करेंगे। अभी आप जब तक पीछे स्क्रीन पर नहीं आ रहेंगे, साइड में आप देखिएगा टीवी में पीपीटी दिख रहा है, तो कृपया वहां भी आप देख सकते हैं फिलहाल। जब तक आप लोग से अनुरोध है कि पीछे भी इसको ठीक कीजिए वहां से। तो फर्जी दस्तावेज का उपयोग में बीएनएस 339 धोखाधड़ी, जो कि आईपीसी 420 था, उसमें बीएनएस 318 का उपयोग कर सकते हैं। कोई षड्यंत्र का अगर मामला है तो बीएनएस 61 और झूठा शपथ पत्र। हमारे ज्यादातर आवेदन में शपथ पत्र हम लोग इसलिए लेते हैं कि वो अपना खुद से स्वघोषणा करे और शपथ ले कि उन्होंने जानकारी सही भरी है। तो वैसा अगर मामला पाते हैं कि जहां गलत जानकारी या गलत शपथ पत्र के आधार पर कुछ ऐसा उन्होंने काम करा लिया या आवेदन दे दिया, तो उसके आधार पर आप बीएनएस 227 और 229 उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इन सभी में दंड और कारावास, प्लस दंड में कारावास और जुर्माना का भी प्रावधान है। इसके अलावा पंजीकरण के अधिनियम 1908 में भी धारा 82 और धारा 83, इसमें फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने या
आपराधिक अभियोजन करने पे निबंधन पदाधिकारी के द्वारा प्राथमिकी की संतुष्टि की जा सकती है। आईटी में भी आपको पावर है। आईटी एक्ट जो हमारा 2000 का है, उसमें धारा 65 और 66, इसमें अगर डिजिटल रिकॉर्ड में छेड़छाड़ करने के बाद या हमारे ऑनलाइन जमाबंदी में कोई छेड़छाड़ करने के कारण कोई आप धोखाधड़ी होती है, तो उसमें भी आप इस धारा के अंतर्गत कार्रवाई सुनिश्चित करवा सकते हैं। ये तो आपका था। इसमें हम आपको लास्ट स्लाइड में एक चीज दिखाना चाहते हैं। सारा डिटेल जो हम आपको ग्रुप पे शेयर कर देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, जिसमें पूरे विवरण के साथ, ये स्क्रीन पे देखिएगा, इसमें कूट तो ठीक अपना लैपटॉप ऑन करके लेंगे आपका लैपटॉप। इसे कनेक्ट कीजिए आपको। ये पहले वाले जो धाराओं का मैंने जिक्र किया, वो आपके उन मामलों में थे जहां फर्जी दस्तावेज या धोखाधड़ी से कैसे निपटना है उसके बारे में बताया गया। अब ये वैसे मामले हैं जहां पे जनता दरबार जो शनिवार लगाया जाता है आपके द्वारा, उसको ज्यादा इफेक्टिव या प्रभावी कैसे बनाया जाए, उसके लिए हम जो पहले ऐसा लेटर निकला था उसी में आप देख सकते हैं, क्रिमिनल ट्रेसपास धारा 329(1), ये जो है इसका काफी प्रयोग करने से काफी विवाद जो जैसे रहती मामलों में BLDRA, बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम ही सक्षम जो एक्ट है, धारा है, और DCLR को ही सकती है। पर जो बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जहां पे टाइटल का विवाद नहीं होता है, एक पार्टी अवैध पूरे बिना कोई कागज का, बिना कोई स्वामित्व के कोई दस्तावेज का वो कब्जा करने का प्रयास करता है, धमकाता है, किसी के प्रॉपर्टी में एंटर करता है, उसको भी रोका जा सकता है। उसके लिए इफेक्टिव फोरम है जनता दरबार। सारे मामलों का निष्पादन अगर DCLR या ऊपर के न्यायालय पे होगा तो ये संभव नहीं है, उस पर भी लोड बढ़ेगा। तो हम कोशिश करेंगे कि जनता दरबार में इन मामलों का, जहां पे दूसरा पार्टी कोई कागज नहीं दिखाता है, स्वामित्व का इशू है ही नहीं, वहां पे आप क्रिमिनल ट्रेसपास और हाउस ट्रेसपास का जो एक्ट है उसका उपयोग करवाइए, और थाना जनता दरबार में वैसा FIR करवाइए जो संबंधित पार्टी है, ताकि उसका कुछ चेक एंड बैलेंस लग सके। उसके बाद भी अगर उसमें कोई इशू ऑफ टाइटल आता है, तब आप उसको रेफर कर दीजिए BLDRA में, सिंपल केस ऑफ टाइटल है तो। और जहां भी सिंपल केस ऑफ टाइटल है तो ये अनुरोध रहेगा मेरा सभी भूमि सुधार उपसमाहर्ताओं से कि कृपया करके वो जहां जटिलता है वहां पे उसको छोड़कर स्वामित्व के इशू में जिसमें स्पष्ट है